वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th लाइफ प्रोसेस पार्ट 6 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स टू पार्ट्स। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिल कर के ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस से, माउथ से लेकर के लास्ट यानी कि रेक्टम एनस तक वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। और इससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स होते हैं जिससे डाइजेस्टिव जूस यानी एंजाइम्स निकलता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वह 9 मीटर लेंथ का होता है, 9 मीटर लेंथ माउथ से एनस तक। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, माउथ आता है, इसोफेगस आता है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो ग्लैंड्स है वह कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है जिससे सलाइवा निकलता है, सलाइवा, और उस सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होते हैं और यह एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर, लीवर से बाइल जूस निकलता है जो फैट का डाइजेशन करता है। और थर्ड ग्लैंड है पैंक्रियास, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और यह भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। जो न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखते हैं ह्यूमन बींग्स में इंजेशन कैसे होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिगर, डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। इंजेशन मीन्स पुटिंग द फूड इन आवर माउथ, मीन्स जब हम अपने हैंड से कोई भी फूड माउथ में रखते हैं तो प्रोसेस इंजेशन कहा जाता है। तो ह्यूमन बींग्स में एक स्पेशल ऑर्गन होता है फूड को माउथ में रखने का, वो है हैंड। हैंड से हम माउथ में रखते हैं, वही प्रोसेस कहा जाता है इंजेशन। सेकंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन देखिए माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम फूड को माउथ में रखते हैं तो वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन जब हम फूड को माउथ में रखते हैं तो सबसे पहले हमारे माउथ में क्या होते हैं, टीथ होते हैं और टंग होता है। तो ये जो टीथ होता है उस फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। तो डाइजेशन 2 टाइप्स का यहाँ पर होगा, एक तो फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड है केमिकल डाइजेशन। जो हम फूड को जब टीथ से ब्रेक किया जाता है स्मॉल पीसेस में तो वह मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन होता है, टीथ इसमें हेल्प करता है। और माउथ से ही सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है और यह एमाइलेज एंजाइम उस फूड यानी स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम फूड को माउथ में रखते हैं तो वह पहले स्टार्टिंग में फीका लगता है और बाद में मीठा लगने लगता है। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? जब हम चपाती माउथ में रखते हैं तो फीका लगता है पहले, इसलिए कि वो स्टार्च होता है। और जब हम माउथ में रखते हैं और थोड़ी देर बाद चबाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल करके उस स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है जिससे वह मीठा लगने लगता है। तो ये जो फूड को, किसी भी फूड को देखकर हमारे माउथ में वाटर आ जाता है, वाटर मीन्स सलाइवा निकलता है, वो सलाइवा जो है फूड में मिक्स हो जाता है। तो वो केमिकल डाइजेशन हुआ क्योंकि उसमें एंजाइम होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं देखिए। यहाँ पर पहले माउथ है, माउथ के बाद ये जो हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसोफेगस है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। इसोफेगस के बाद फूड आता है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर
में जिसे हम कहते हैं स्टमक, ये स्टमक हो गया। और यहाँ पर देखिए ग्लैंड है पैंक्रियास ग्लैंड, जो स्टमक के नीचे है, ये पैंक्रियास ग्लैंड हो गया। और यहाँ पर लीवर ग्लैंड है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर ग्लैंड। और इसके बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ये स्मॉल पतला ट्यूब देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो थिक जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है फूड रेक्टम में, यहाँ पर ये रेक्टम है, रेक्टम। और लास्ट में आता है एनस, जो कि ओपनिंग होता है, ये एनस, जिससे हम अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देते हैं। तो पहले फूड में डाइजेशन होगा, डाइजेशन फूड माउथ में होता है। तो माउथ जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, और वहाँ पर वह सलाइवरी, जैसा हमने अभी बताया है कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जिसमें टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, टाइलिन भी कहते हैं इसको। और वो एमाइलेज स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, और जो टीथ होता है वह स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, और जो टंग होता है वह सलाइवा को फूड में मिक्स करता है और उसको अगले नेक्स्ट स्टेप यानी ईसोफेगस में भेजता है। यहाँ पर देख रहे हैं ईसोफेगस है, और यह ईसोफेगस में फूड आता है तो एक मूवमेंट करते हुए आता है। यह मूवमेंट करते हुए कैसे आता है, देखिए, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देखिए फूड पाइप का इनर पार्ट है, इनर पार्ट अब द फूड पाइप या ईसोफेगस ये इनर पार्ट है, ये ट्यूब है इसके अंदर। तो यहाँ पर पेरिस्टालसिस, हाँ, फूड जब आता है ईसोफेगस में, माउथ से ईसोफेगस में, इस ट्यूब में, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हुए आता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है कि जो फूड पाइप की जो वाल होती है उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। यानी जहाँ पर फूड आता है उसकी वाल जो है इस तरह से एक्सपेंड हो जाती है, और जब फूड आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, और पीछे वाला पार्ट जो एक्सपेंड हुआ था वह कंट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह से मूवमेंट करते हुए आता है, यह पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करता है कि वह फूड को नेक्स्ट आगे भेजता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, contraction and expansion of movement of wall of the food pipe is called peristalsis movement। यह फूड को आगे की ओर धकेलता है। इसके बाद फूड आता है स्टमक में, जे शेप्ड स्टमक होता है। और जब यह स्टमक में आता है, जिसे हम एब्डोमेन भी कहते हैं, यहाँ पर फूड का चर्निंग होता है। और यहाँ पर जब फूड आता है तो इसकी वाल से, स्टमक है ये स्टमक की वाल से जो है कि निकलता है डाइजेस्टिव जूस, गैस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है। ये HCl क्या करता है, वो फूड में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं उसको, वह जर्म्स हैं उसको वह किल कर देता है। इसके अलावा इससे यहाँ म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है इस स्टमक की वाल का प्रोटेक्शन करता है। यानी अगर ये म्यूकस सेक्रेट ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक इसे कोरोड कर देगा और यह स्टमक नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ म्यूकस होता है। यही एक रीज़न है जिसे हम कहते हैं कि अगर हम मीट खाते हैं तो मीट डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वही स्टमक भी तो हमारा मसल्स है यानी मीट है, लेकिन वह डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस पर म्यूकस होता है। म्यूकस स्टमक के वाल से म्यूकस सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जबकि मीट डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। हमारे जब बॉडी स्टमक में आता है फूड, तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। एंजाइम पेप्सिन निकलता है और म्यूकस निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन को प्रोटीन जो कम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में यानी एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। एमिनो एसिड यानी यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है जो पेप्सिन करता है। तो
और इसके बाद जब इसमें फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, स्टमक में कंप्लीट होने के बाद फूड जाएगा, पहले माउथ में आया, माउथ से इसोफेगस में आया, इसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक में पार्शियली डाइजेशन हुआ और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पर डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वह 6.5 मीटर होता है। चूँकि स्मॉल नाम है स्मॉल, लेकिन लेंथ इसका लंबा है, इसलिए स्मॉल नाम है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा कम होता है डायमीटर, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वह उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और जैसे कि सेलुलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट फूड। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट फूड है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसको। हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे काऊ वगैरह खाते हैं, ग्रास ईटिंग करते हैं, मतलब कि इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो हर्बीवोर्स में इंटेस्टाइन जो है सबसे लंबा होता है। और सेलुलोज जो कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ काऊ वगैरह ही, मतलब कि हर्बीवोरस एनिमल ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, रूमिनेंट, क्योंकि उसमें एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज का डाइजेशन कर लेता है, और सेलुलोज का डाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और कंप्लीट डाइजेशन जो हमारे सभी प्रकार के फूड हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सबका डाइजेशन हो जाता है। इसमें 2 ग्लैंड सेक्रेट होता है, एक लीवर और दूसरा पैंक्रियास, क्योंकि स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लीवर भी होता है और पैंक्रियास होता है। तो लीवर से लिवर्टिक जूस निकलता है, लीवर से लिवर्टिक जूस निकलता है, और लिवर्टिक जूस जिसे जो स्टोर हो जाता है, लिवर्टिक जूस को हम बाइल जूस भी कहते हैं, बाइल जूस ये लीवर से निकलता है। यह बाइल जूस स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और फिर वहाँ से यह स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है, जो कि फैट का डाइजेशन करता है। फैट को यह स्मॉल पीसेज में, यानी स्मॉल सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी फैट को वह चेंज कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जो लीवर से बाइल जूस निकला वह फैट का डाइजेशन करता है, और उस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इसके बाद पैंक्रियास है। पैंक्रियास और लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर जो होता है वह जो बाइल जूस निकलता है वह ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड। इसके बाद यहाँ पर जो स्टमक से जो फूड निकला था वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलकर फूड को एसिडिक बनाया था, लेकिन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वह एल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो पैंक्रियास से यहाँ पर जो जूस निकलता है वह, उसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और उसमें तीनों तरह के, पैंक्रियास में तीनों तरह, पैंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें तीनों तरह के फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। देखिए एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन करता है जो सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है और उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। यानी पैंक्रियास से निकलने वाला जो एंजाइम होता है, तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं और तीनों तरह के फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अभी हमने देखा था कि स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, लेकिन उसमें था पेप्सिन। पेप्सिन जो था वह पेप्सिन स्टमक से में प्रोटीन का डाइजेशन किया, लेकिन जो स्टमक में फूड का जो नेचर था वो एसिडिक था, यानी, और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर ट्रिप्सिन डाइजेशन कर रहा है, वो भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो स्टमक में जो फूड है वह एसिडिक मीडियम में होता है, और एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला पेप्सिन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का
मीडियम हो जाता है वह एल्कलाइन हो जाता है, यानी बेसिक हो जाता है। तो एल्कलाइन मीडियम में ट्रिप्सिन वर्क करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन एल्कलाइन के प्रेजेंस में ही करता है। एल्कलाइन नहीं होता तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाता है। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर फूड का, तीनों तरह के फूड का, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होता है, तो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और किस ग्लैंड से होता है? वो होता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज से जो निकलने वाला एंजाइम्स है उसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये स्टमक है, इसकी वाल से, ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। ये लीवर है, यहाँ पर देखिए गॉल ब्लैडर भी है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है बाइल। और ये पैंक्रियास है। अब इसके बाद जब फूड का डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जब फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड के साथ जो वाटर होता है वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड फिर आगे बढ़ता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इंजेशन और डाइजेशन। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में? देखिए, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर ये है तो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाई। ये विलाई जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कराता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज कराता है, जिससे फूड जूस एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी इसी विलाई से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो इस विलाई से फूड एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी में चला जाता है, अदर सेल में चला जाता है। देखिए यहाँ पर ये दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर स्ट्रक्चर है विलाई, जिसे कहते हैं विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद है जब फूड एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसका एसिमिलेशन हो गया। जैसा कि हमने बताया था कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन मीन्स होता है जब फूड ब्लड में मिलता है तो वह पूरे सेल में, बॉडी के सेल में पहुंचता है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में, यानी सेल में पहुँच जाता है। वहाँ पर उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसे हम हमारे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फूड का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड इन द सेल ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, और वह एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। यानी कि एब्जॉर्ब फूड ब्लड के थ्रू जब पूरे सेल में पहुंचा, सेल एनर्जी रिलीज किया, सेल से एनर्जी रिलीज हुआ, और जो हम लोग यूज किए इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। और आवश्यकता से जो अधिक फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वह आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और यही जब कार्बोहाइड्रेट की कभी कमी होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में फिर कार्बोहाइड्रेट में चेंज करके हमें एनर्जी देता है, क्योंकि यह एनर्जी गिविंग फूड है। लास्ट स्टेज है न्यूट्रिशन का इजेशन। इजेशन क्या है? इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम में स्टोर होने के बाद जिसे सेमी सॉलिड वो बन जाता है वहाँ पर, और उसे वेस्ट मटेरियल को तो हम अपनी बॉडी में रख नहीं सकते, तो अनडाइजेस्टेड फूड वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम स्टोर्ड अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। कुछ समय तक वहाँ रहता है, और जब
इस रेक्टम में इसकी वाल जब कंट्रैक्ट होती है तो हम लोग फीलिंग करते हैं नहीं अब हमें जाना चाहिए। मॉर्निंग में जो हम लोग जाते हैं तो मॉर्निंग में हमें जाना चाहिए, हमें नहीं फीलिंग होती है कि नहीं हमें टॉयलेट जाना चाहिए। तो और फिर इसकी वाल कंट्रैक्ट होने पर हम लोग क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम फिकस कहते हैं, फिकस या स्टूल भी कहते हैं, तो इस फिकस को हम एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट हो जाता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर डेंटल कैरीज है, डेंटल कैरीज देख रहे हैं आप लोग कि डेंटल कैरीज क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज या होल इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज हमारे टीथ में क्या होता है, होल बन जाते हैं, कैविटीज बन जाती है और वह बैक्टीरिया के एक्शन के कारण होती है, या जब हम डेंटल का केयर अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं तब डेंटल कैरीज हो जाता है। तो कैसे होता है कि जैसे कि हम लोग जब जो भी कोई स्टिकी थिंग्स खाते हैं, स्टिकी थिंग्स मतलब जैसे चॉकलेट है, जैगरी है और दांतों में चिपकने वाले या फूड पार्टिकल्स है, खाकर सो जाते हैं तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया उस पर एक्शन कर देता है और उस शुगर को एसिड में चेंज कर देता है, और एसिड के कारण जो हमारे टीथ का बाहरी सरफेस जो हार्ड पूरे बॉडी का हार्ड पार्ट है इनेमल, वह इनेमल को कोरोड कर देता है। देखिए पहले दांत का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दांत ये देख रहे हैं, दांत है, इसमें हम सबसे बाहरी लेयर जो है इनेमल है जो कि बाहर चमकता हुआ दिखाई देता है, जो कि हार्ड पार्ट है। इसके बाद है डेंटाइन होता है, डेंटाइन के बाद पल्प कैविटी आता है, और पल्प कैविटी में क्या होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। तब जब ये इनेमल कोरोड हो जाता है, बैक्टीरिया जब एसिड बनाता है, फूड पार्टिकल को एसिड में चेंज कर देता है, तो इनेमल हमारा कोरोड हो जाता है। सपोज करिए इनेमल ख़त्म हो गया तो क्या मिलेगा, डेंटाइन मिलेगा। तब ये डेंटाइन में पहुंचता है, डेंटाइन में पहुंचता है तो ये हमारे जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स है इसके बीच दूरी कम हो जाती है, और जिसके कारण ब्लड वेसल्स और नर्व्स में बैक्टीरिया वहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे वह उसको कोरोड कर देता है, और हमारा जो नर्व्स ब्लड सप्लाई जो है कि थोड़ा प्रभावित होती है, और मुझे पेन होता है। तो पेन होना मतलब कि ये डेंटल जब कैरीज होता है तो पेन भी होता है, दांतों में दर्द भी होता है। तो ये इसी कारण होता है कि वह बैक्टीरिया होल करके कहाँ पहुँच जाता है, पल्प कैविटी के पास पहुँच जाता है, डेंटाइन के से पल्प कैविटी जहाँ पर ब्लड वेसल्स होता है, जिससे हमारे दांतों में पेन होता है। देखिए यहाँ पर डेंटल कैरीज स्टार्ट हो चुकी है, डेंटल कैरीज। तो इसलिए जब भी हम फूड खाते हैं तो फूड खाते हैं तो स्टिकी थिंग्स कम खाएं, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम ब्रश करें। ब्रश करने से क्या होगा कि जो ब्रश हम करते हैं, जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें बेस होता है, और वह बेस क्या होता है कि जो हमारे टीथ में एसिड बना रहता है, उस एसिड को से ये बेस रिएक्ट करके उसे न्यूट्रल कर देता है, तो डेंटल कैरीज होने से हम बच जाते हैं। इसलिए हमें मॉर्निंग और इवनिंग, रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए और मॉर्निंग में भी ब्रश करना, मॉर्निंग तो करना ही चाहिए और रात को सोने से भी पहले करना चाहिए। और ब्रश करने के बाद रात को हमें कोई स्टिकी थिंग्स खाने का प्रयास न करें। If teeth are not cleaned regularly, they become covered with sticky yellowish layer of the food particles and bacterial cell called dental plaque. डेंटल प्लेक्यू क्या होता है, अगर हम दांतों को अच्छी तरह साफ़ नहीं कर रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो कुछ चिपकने वाली यानी स्टिकी येलो लेयर्ड फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरियल सेल और येलोविश लेयर फूड का चिपक जाता है दांतों में, जिसे हम कहते हैं डेंटल प्लेक्यू। इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे टूथ को डीके कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डेंटल कैरीज कर देते हैं। इसलिए हमें ब्रशिंग रेगुलरली मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले करना चाहिए।
इस वीडियो को देखने के बाद आप इसी वीडियो में से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल के किस आर्गन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन होता है, किस आर्गन में होता है। और तो किस आर्गन में होता है ये बताना है, आर्गन का नाम बताना है, एलिमेंट्री कैनाल के आर्गन का नाम बताना है जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।